उदयपुर राजघराने के राज तिलक के बाद उपजे विवाद को कई हद तक के सुलझा लिया गया है और इस वक्त मैं राजमहल में मौजूद हूँ। बतौर राजा के तौर पर क्या लगता है, लोग तो सोचते हैं राजा की लाइफ स्टाइल एक अलग ही होती है कि एक वो राजशाही एक परंपरा, वो अभी भी वो वैसे ही चला आ रहा है। जिंदगी जीते हैं, आप भी सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं, हम भी सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं। अब वो राजशाही जो एक सोच और एक काल्पनिक चीज़ें जो हम लोगों ने बॉलीवुड के फिल्मों से कुछ किताबों से जो बना रखी हैं, इसका रखरखाव भी बड़ा मतलब चैलेंजिंग होता होगा इसका। हम अक्सर जब रखरखाव की बात होती है तो हम ये कहना चालू करते हैं कि जब दिवाली होती है तभी हम लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है। तो हम लोग साल भर पहले जो है एक जगह से रंग करना चालू करते हैं और एक अंत तक आते हैं। तो जब तक हम अंत करते हैं तब तक वापस जो है वो शुरू से उसका रखरखाव करने का वक्त जो है वो वापस आ जाता है। सारी बातें एक तरफ है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में पॉलिटिकल डिजायर भी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। हाँ बिल्कुल, कि भाई लक्षराज जी की भी अगर बात करें तो कह रहे हैं लोग कि शायद आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे। क्या इस साजिश में, मैं खुल के पूछता हूँ, कि प्रदेश की उप मुख्यमंत्री महोदया शामिल हैं? विवाद को आना चाहिए था इस तरीके से सड़क पर? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। ये कोई भी जो है वो मतलब सहमत नहीं होगा, खास तौर के ऊपर हम तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं उदयपुर के राजमहल में। उदयपुर राजघराने के राज तिलक के बाद उपजे विवाद को कई हद तक के सुलझा लिया गया है और इस वक्त मैं राजमहल में मौजूद और हमारे साथ उदयपुर में मेवाड़ राजघराने के वंशज लक्षराज सिंह जी मौजूद हैं। सर, इंडिया टीवी में बातचीत करने के लिए बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। सर, मैं जिस दरवाजे पे मौजूद हूँ, इसके कुछ दूरी पर जो दरवाजा मौजूद है, 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे नज़ारा कुछ और था। जी जी, बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हुआ, पर आज इस बात की खुशी है कि एक अलग मंजर में, एक अलग माहौल में, एक अलग परिस्थिति के अंदर आप लोगों से बातचीत हो रही है, तो उस चीज़ की जरूर मुझे खुशी है। खैर, जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब आपके हम राजमहल में मौजूद हैं तो देश दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि लक्षराज की लाइफ स्टाइल कैसा है, लक्षराज जी कैसे इस महल को चलाते हैं, देखना चाहते हैं, विवाद क्या है, तमाम बातों पर बातचीत करना चाहते हैं। तो चल के बातचीत करें। स्वागत है। ये सर मेन ग्राउंड है। मेन दरवाजा जो है वो अपना बड़ी पोल है, उसके बाद में जो इसको त्रिपोलिया के नाम से जो है ये मशहूर है ये दरवाजा। तो इस दरवाजे को त्रिपोलिया कहा जाता है और उसके बाद में ये प्रसिद्ध माणक चौक। ये सर बड़े हाथी और केज लगे हैं, इसके बारे में? ये देखिए, ये सारे वो जगहें हैं जहाँ पर इन जगहों को जीवंत करने का पुनः जो है वो प्रयास किया गया है। और ये जो जगहें थी, ये अक्सर जो है वो राजे महाराजाओं को खूब बदनाम कर रखा था कि वो लड़ाई करवाते थे और अपने मनोरंजन के लिए करवाते थे और ऐसा करते थे, जो आपने शायद सुना भी होगा। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैंने तो ये सुना है कि भाई हाथी और जो बाघ के शिकार और हिरण के शिकार वगैरह। जी हाँ, तो अपन शिकार के मसले पे तो आएंगे बाद में। पहले अपन आते हैं ये लड़ाई झगड़े के, उसके ऊपर की इनकी जो है वो लड़ाइयाँ होती थी, ये आपने सुना। तो अब अपन पहले उस सोच को थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो बातें बेबुनियादी होती हैं, अक्सर हमने जो है वो पिछले कुछ 2-3 दिन के अंदर ये भी सीखा कि जो अफवाहें हैं, गलत बातें हैं, झूठ है, वो ज़्यादा जल्दी फैलता है और सच अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं जूते ही पहन रहा होता है। पर इस बार मेरे को उम्मीद है कि आपके माध्यम से सच थोड़ा सा जल्दी पहुंचेगा इस 21वीं सदी के अंदर। तो यही जगह को हम एक बार पहले उठा लें। और यहाँ पर जो लोग सोचते थे कि हाथियों का जो है वो लड़ाई कराई जाती थी, तो सबसे पहली बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ना ऐसा है। और ये जो जगहें होती थी, अब मैं आपसे एक सवाल वैसे पूछने का काम आपका है, पर 1-2 सवाल मैं भी पूछूंगा। आप कसरत करते हैं, आपको खेल कूद का शौक है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब एक युद्ध का दौर हुआ करता था, ये सारे किले जो बने हैं ये युद्ध के हिसाब से बने हैं कि इनको कभी कोई जंग छिड़ जाए, दुश्मन जो है वो अंदर आने का प्रयास करे, तो उनको किस प्रकार से जो है वो हम लोग अपने आप को बचाएंगे। और उस ज़माने में जो है, आज 21वीं सदी की तकनीक के अंदर गाड़ियाँ, अलग अन्य चीज़ें होती थी। उस ज़माने में केवल हाथी, घोड़े, ये चीज़ें हुआ करती थी जो मदद करते थे एक जंग को लड़ने के लिए। तो 100 हाथियों की तकरीबन व्यवस्था इस राजमहल के अंदर रहती थी कि एक समय के ऊपर 100 हाथी इस जगह के अंदर मौजूद रहते थे। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा जानवर जिसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है, उससे आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? आप ही अगर एक कमरे में अगर सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे, सिर्फ खाएंगे पिएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई वर्जिश करेंगे, ना काम पे जाएंगे, सिर्फ एक कमरे में बिठा देंगे, तो आपका क्या हश्र होगा?
तो उसी प्रकार से इन हाथियों का, जैसे आज अपन वर्जिश करते हैं, योग करते हैं, खेल कूद करते हैं, अन्य कोई दूसरे चीज अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए दूसरे कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार से हाथियों को भी जो है उनकी वर्जिश कराने के लिए, उनकी ताकत का सदुपयोग कराने के लिए जो है इस आयोजन को किया जाता था, जो बड़े मजे से देखा जाता था। आज अपन कुश्ती करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो वो क्या है, क्योंकि दो इंसान कुश्ती लड़ रहे हैं, दो इंसान बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो वो जायज है। जैसे ही वही एक चीज जानवर के ऊपर आ जाती है तो नाजायज है। तो क्या एक जानवर को वर्जिश करने की आवश्यकता नहीं है? क्या उसे चुस्त भ्रांतियां बना दी गई, अलग भ्रांतियां जो है वो बिल्कुल बना दी गई। तो वो एक मनोरंजन का भी विषय रहता था और उनके वर्जिश का भी जो है वो विषय रहता था। तो ये एक बड़ी जो है वो, जैसे कि आपने फरमाया कि भ्रांतियां बनी रहती थी और वो उन चीजों को दूर करने के लिए तो उस प्रकार से इन जगहों को जो है वो जीवंत जो है वो किया और उसके राष्ट्रपति सम्मानित व्यक्तियों से जो है ये मॉडल्स जो है वो बनाए गए, जिससे कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे तो कहते थे कि अरे अपन किसी जो है वो संग्रहालयों में जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे और हम उल्टी गली भागते थे, क्योंकि बहुत बोरिंग होता था। तो अब हम उन जगहों को इस प्रकार से बनाना चाहते हैं, उनका रखरखाव इस हिसाब से करना चाहते हैं कि जहाँ बच्चे, आने वाली भावी पीढ़ी जो है वो सीखे और पूरी दिलचस्पी से जो है जीवंत उदाहरण मिले और वहाँ आना जो है वो पसंद करें। तो ये महल का ये सेंटर पॉइंट है क्या? ये मतलब नहीं, ये नहीं, ये एक शुरुआती हिस्से का जो है वो जगह है, ये सेंटर पॉइंट। ये कौन सी जगह है? ये इस जगह का नाम माणक चौक है, ये वो जगह कहलाती है। सिटी पैलेस में अमूमन हम लोगों ने जो देखा है वो इसी का ही ये फ्रंट का पोर्शन और ये पोर्शन अधिकांश है। जब गणगौर का जब वो पोजीशन निकलता है जी वो हाँ, सारे जो रस्म रिवाज और जो गतिविधियां जो हैं वो अक्सर इस चौक के ऊपर जो है वो की जाती है। तो सर इंडिया का सबसे बड़ा महल है, मैसूर के बाद मुझे लगता है कि यही महल सबसे बड़ा है। कितने एकड़ में है? अब एकड़ और बीघाओं में तो हमको इस मामले में नाप तोल करने में थोड़ी दिक्कत ही रहती है। किलोमीटर में जो है वो तकरीबन लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास जो है उसके अंदर। इसका रखरखाव भी बड़ा मतलब चैलेंजिंग होता होगा इसका हम अक्सर जब रखरखाव की बात होती है तो हम ये कहना चालू करते हैं कि जब दिवाली होती है तभी हम लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है। तो हम लोग साल भर पहले जो है एक जगह से रंग करना चालू करते हैं और एक अंत तक आते हैं। तो जब तक हम अंत करते हैं तब तक वापस जो है वो शुरू से उसका रखरखाव करने का वक्त जो है वो वापस आ जाता है। लगभग कितने लोगों की यहाँ पर टीम होगी आपके पास? यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर काम करने के हिसाब से कुछ हजारों लोग यहाँ पर जो है वो रोज के दिनचर्या में अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है काम करते हैं। यहाँ पे स्कूल्स भी, विद्यालय भी चलते हैं, यहाँ पर पुस्तकालय भी हैं, यहाँ पर संग्रहालय भी हैं, यहाँ पर व्यावसायिक तौर के ऊपर होटल्स भी हैं। तो सारी अलग अलग चीज़ों का जो है वो मिश्रण इस कैंपस के ऊपर। मैंने सुना है बाहर तमाम लोगों से कि मतलब इस यहाँ पर बताते हैं कि लक्षराज जी की एक निजी सेना भी है, मतलब वो खुद की ही उन्होंने फौज एक बना के रखी हुई है। ऐसा भी आप जो है वो जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं और जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, देखिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो है इतनी बड़ी जगह की सुरक्षा करना जो है वो भी एक आज की जो परिस्थितियां बनी हुई है, जो हालात हम देख रहे हैं उसके मुताबिक जो है हम लोगों को भी जगह की सुरक्षा जो है वो करना आवश्यक है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सुरक्षित आएँ और उनको किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ जो है वो नहीं हो। और आज इतने वर्षों से ये जगह की एक खूबसूरती ये है, हॉस्टल्स भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि अच्छा वो राजमहल में ठहर रहे हैं, अच्छा वहाँ बिल्कुल सुरक्षित होंगे, वहाँ उनको कोई तकलीफ जो है वो नहीं होगी। चाहे बाहर कोई माहौल कुछ हो जाता है तो उन लोगों को ये रहता है कि नहीं अंदर रहेंगे, यहाँ जाएंगे तो हमारे को कुछ नहीं होगा। तो उस दृष्टिकोण से भी जो है वो एक भाव और एक वो विश्वास मेवाड़ इतने वर्षों से जो है वो कायम रखे हुए है। और वही उम्मीद रहती है कि आज भी हम लोग वही विश्वास लोगों के ऊपर कायम रखें। जो लोग यहाँ काम करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, जिनके साथ में बच्चे हैं, परिवार हैं, उन लोगों को किसी भी प्रकार से ये ना लगे कि वो यहाँ पर असुरक्षित हैं। तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस भरोसे को जो है वो जिंदा और जीवंत जो है वो रखें। तो उसके लिहाज से जो चीज़ों आवश्यक कदम जो लेने पड़ते हैं वो हमने ले रखे। बतौर राजा के तौर पर क्या लगता है, लोग तो सोचते हैं राजा की लाइफस्टाइल एक अलग ही होती है कि एक वो राजशाही एक परंपरा, वो तो वो अभी भी वो वैसे ही चला आ रहा है। ये जो है हम लोग एक जिंदगी जीते हैं। आप भी सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं, हम भी सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं। अब वो राजशाही जो एक सोच और एक काल्पनिक चीज़ें जो हम लोगों ने बॉलीवुड के फिल्मों से, कुछ किताबों से जो बना रखी हैं, वो
एक मतलब बिल्कुल ही काल्पनिक तौर के ऊपर है, पर हाँ एक व्यवस्था है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है, एक दौर है, एक तरीका है, एक सलीका है जिससे और कुछ नियम है जिससे जो है वो जीवन को जिया जाता है। और सबसे पहली बात तो ये कि अपनी संस्कृति को जीवंत रखने का, तो चाहे वो वेशभूषा के माध्यम से हो, खाने के माध्यम से हो, कि परंपराओं को जीवंत रखने के माध्यम से हो, उनको आज हम लोग विधिवत उसी प्रकार से करते हुए आ रहे हैं जैसे हजारों वर्षों से की जाती है। तो उस चीज को लोग एक राजशाही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अब होली हम सबका त्योहार है, दिवाली हम सबका त्योहार है, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी वहाँ पर जाकर जो है वो भगवान के जो है वो दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो है जैसे होलिका का जो है वो आयोजन होता है, तो होली को जो है उसी हिसाब से, उसी परंपरा से मनाते हैं जैसे हमारे ग्रंथों में, संस्कृति में नियमित रूप से जो है जिसकी तौर तरीका जैसा बना हुआ है उस हिसाब से मनाते हैं। तो वो दृष्टिकोण जब लोग देखते हैं, उस अंदाज से जब लोग देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को उस प्रकार से करना छोड़ दिया, और जब कोई आज भी उसी परंपरा से उसका निर्वाह कर रहा है तो उसके ऊपर रंग और रूपरेखा थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो तब उसको लोग कहने लग जाते हैं कि ये बड़ा एक राजशाही अंदाज से ये चीज हो रही है। अब मेरे को आपको एक बड़ा अजीब सा उदाहरण है जो मेरे को इस समय पे याद आता है। एक दिन मैं कपड़े की दुकान पे गया और कुछ कपड़े मेरे को जो है वो खरीदने थे, तो जब जैसी मेरी शक्ल सूरत है तो वो कपड़े वाले ने देखा कि भाई ये कुछ ज़्यादा कुछ खरीदने वाला है नहीं, तो उसने जिस हिसाब से पहले का दिखाया, देखो साहब ये हमारा कपड़ा है, और बोला कि नहीं अच्छा कपड़ा है, इससे अच्छा कुछ दिखाऊं। तो ऐसे करते 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 उन्होंने मेरे को 5-7 तौर तरीके के जो कपड़े हैं वो दिखाए। मैंने उनको कहा कि साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको काफ़ी परेशान कर रहा हूँ, पर मेरे को एक अच्छा कोई मतलब आपके पास में जो कोई सर्वश्रेष्ठ कोई कपड़ा हो, अच्छा हो, जिससे एक अच्छी कोई चीज़ बने, वो मेरे को आप दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि अब इससे बढ़िया मेरे पास में कोई चीज़ नहीं है। तो जब वो उस कपड़े को बिखेर रहे थे ना, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि इससे रॉयल कपड़ा मेरे पास में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका अंदाज क्या है? तो हम लोग आज की तारीख में ऐसी सोच को कहीं ना कहीं एक सबसे बड़े पैमाने पे रखने का जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं तुलना करते हैं। मतलब उसकी एक खूबसूरती हो गई, उसकी जो है वो क्वालिटी हो गई, तो वो चीज़ को दर्शाने के लिए जो है हम लोग कहीं ना कहीं एक राजशाही तौर तरीके या शब्दों का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति विशेष होता है, कहते हैं कि अरे ये भाई बहुत ही रॉयल व्यक्ति हैं, अरे ये तो बहुत ही रॉयल खाना है, ये बहुत ही रॉयल कपड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोच है जो इन अच्छी चीज़ों के साथ में जुड़ी हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार से हम लोगों को जीवन के अंदर जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा पैमाना है जहाँ तक हम उस काम को बनते ऐसी चीज़ें। और कोई भी व्यक्ति हो, अब हमारे को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसको क्यों कहते हैं कि वो एक रॉयल व्यक्ति? क्योंकि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे गुण हम उनके साथ में जोड़ते हैं, और वो सारे अच्छे गुण होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, तो वो एक चीज़ रहती है। तो इस वजह से अपने को लगता है, तो कोशिश हम यही करते हैं कि उन गुणों से जो है वो जीने का जो है वो प्रयास करें, और लोग, हर व्यक्ति जो है वो उन गुणों को करे। और ये खिताब जो है वो अपने कार्यों से, अपने काम से, अपने जो चीज़ें जो हासिल करी है, जो लक्ष्य है जो हासिल करे हैं, उससे इन चीज़ों से जो है वो पहचाना जाए। तो ज़िंदगी और तौर तरीका जीने का जो है वो यही रहता है। लग रहा है कि इस विवाद ने भी सोचने का नज़रिया कुछ चेंज किया है लोगों का, आप लोगों के प्रति, क्योंकि भाई परिवार का झगड़ा वो भी इतने बड़े स्केल पे वो सामने आया, जो घटना घटी, उसके बाद बड़ी खूबसूरती से आपने इस चीज़ को संभाला। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या ये इस विवाद को आना चाहिए था इस तरीके से सड़क पर? नहीं, अब देखिए बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। ये कोई भी जो है वो मतलब सहमत नहीं होगा। ख़ास तौर के ऊपर हम तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि जो ये विवाद है जिस तरीके से इसको कराया गया, या जानबूझकर घमंड और गुरूर के सिलसिले के अंदर, और एक गलत क्या कहते हैं शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से एक पैगाम पहुंचाने का, जो मैं नहीं मानता कि आज की तारीख के अंदर कोई भी इसको मतलब पसंद करता है और ना कोई चाहता है। उस चंद लम्हों के लिए लोगों को भले ही अच्छा लगता हो और कि ये लगता हो कि हमने ऐसा कर लिया, पर लंबे दौर के लिए ये चीज़ें नहीं टिकती हैं, नहीं चलती हैं। लंबे समय के लिए अच्छी व्यवस्था, सभ्य तरीका और कानूनी व्यवस्था ही जो है वो एक रास्ता है, और वही लोग आखिर में जो है पसंद करते हैं। और वही मेरे पिताजी ने, और आज हम उनके भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि 40 साल से जो कार्य किया है, उदयपुर का जो नाम कमाया। तो मैंने उनको एक दिन मेज पे खाने के समय के ऊपर हम इस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि 40 साल पहले उदयपुर का क्या नाम था और आज 40 साल में आपने जो मेहनत करी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर वहीं मुझे टोक दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें ठीक है, पर बोले कि ये मेरा अकेले का काम नहीं है। उदयपुर आज की तारीख में विश्व में पहले पटल के ऊपर आया है, तो ये केवल उन्होंने स्वयं का नाम लिया
और कहा कि ये कोई अकेला अरविंद सिंह मेवाड़ का काम नहीं है, ये सारे शहर के वासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ मिलकर एकजुट होकर अपन ने उदयपुर को जो है वो वहाँ से वहाँ तक पहुँचाया है। और जिसकी शुरुआत लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी ने जो है वो करी थी, ये सोच और ये दृष्टिकोण दिया होटल्स के व्यवसाय को लेकर। MM महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की जो है वो नींव 69 के अंदर रख कर, तो ये काफ़ी सारी मेहनत जो है वो गई है इस पिछले 50 वर्षों के अंदर उदयपुर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और सारे शहरवासियों ने जो है वो इसके अंदर कंधे से कंधा मिलाया और उदयपुर की आज की तारीख के अंदर इस पहचान को बनाया। मैं 4-5 दिन जब उदयपुर में घूमा, तमाम आपके बड़े बुजुर्ग यहाँ पे जो लोग हैं उनसे मैंने बातचीत करी। सारी बातें एक तरफ है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में पॉलिटिकल डिजायर भी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। बिल्कुल, कि भाई लक्षराज जी की भी अगर बात करें तो कह रहे हैं लोग कि शायद आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे। ये मैं 15 साल से सुन रहा हूँ। हाँ, जी। पार्टी में एंट्री चाहते थे, लेकिन कई हद तक के जिनसे विवाद हुआ उन्होंने आपकी एंट्री होने नहीं दी। क्या ये बात सही सच है? नहीं, देखिए, मैं अन्य लोग क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल दुरुस्त था। और आज की तारीख के अंदर मेरे को मेरे माता पिता के साथ में जो है वो वक्त गुजारना था और उनका एक ख्याल रखने का वक्त है, वो उस दौर में है जहाँ पे हमारी ज़रूरत उनको अभी सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है। और मैं अपने घर के निजी दायित्व से जो है वो छोड़कर और अन्य कोई दूसरे काम को उठा लूँ, तो वो जिम्मेदारी मेरे मन को गवारा नहीं थी कि पहले जो मेरे माता पिता के प्रति, मेरे परिवार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, पहले मैं उनका निर्वाह करूँ और जिनको मेरी पहले ज़्यादा ज़रूरत है मैं उनके साथ में खड़ा रहूँ। और साथ ही में जो मैं जनता की सेवा कर सकता हूँ या लोगों की सेवा कर सकता हूँ या फाउंडेशन के माध्यम से जो काम मैं कर सकता हूँ, उसको मैं साथ जितना बेहतरीन तरीके से मैं कर सकूँ, जिसके साथ मैं इंसाफ़ी कर सकूँ, वो कार्य मैं करूँ। केवल किसी चीज़ को उठकर कूद जाकर और वो कर लेना, भले ही उसके ऊपर आप काम कर पाओ नहीं कर पाओ, काबिल हो नहीं हो, आपसे हो पाए ना हो पाए, बिना सोचे समझे, इस प्रकार से जो है वो हम काम नहीं करना चाहते थे। और आज मेरे को खुशी है इस बात की कि एक बहुत अच्छी टीम है घर के अंदर जिनकी वजह से आज हम इतनी बड़ी संस्था जो है वो चला सकते हैं, चला पा रहे हैं, कामयाबी से चला पा रहे हैं। इतने हज़ारों जो सैलानी पर्यटक जो हैं वो रोज़ यहाँ पर जो है वो आते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। और अन्य जो चैरिटेबल काम हैं, फिलैंथ्रोपिकल वर्क जो हैं, समाज सेवा के जो कार्य हैं, उनको भी करने का आज मेरे को मौका मिलता है। पर किसी भी प्रकार से मेरे ऊपर उन चीज़ों का दबाव नहीं है। वो सुइच्छा जो है वो उनको अच्छे तरीके से जो है वो हम लोग अंजाम तक पहुंचा पाते हैं, तो उस चीज़ की खुशी है। और साथ ही साथ मैं मेरे घर वालों के प्रति भी अपना दायित्व जो है वो निभा पाता हूं और मेरे घर वालों के साथ में, माता पिता के साथ में बैठकर रोटी खाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, सारे काम को करते हैं। तो आज मेरे को उस चीज़ की संतुष्टि है और जीवन आगे है। अगर उम्र ही अभी जो है वो जितनी है, तो आगे और सेवा करने का, जनता का अलग अन्य रूप में मौका मिला तो तब की तब देखी जाएगी। आप पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं और आप लगातार जितने भी आपने बयान दिए मैंने सुना है, उसमें कभी आपने बहुत हार्श हमला नहीं किया है। परिवार को लेके एक कंबाइंड वे में चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर से अगर बात होती ना तो ऐसा लगता है कि ये सारा विवाद संपत्ति का है, जायदाद का है, जायदाद को लेकर ये सारा झगड़ा फसाद हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर मुझे बैकग्राउंड आप बताएं, इतना जायदाद का विवाद शुरू क्यों हुआ है, किस बात के लिए, ये कहाँ से ये विवाद शुरू हुआ है, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। ये पूरा जो विवाद है ये मेरे बड़े पिता, ये सबसे पहले तो लोग ये समझते हैं कि ये कोई दो भाइयों का झगड़ा है। ऐसा नहीं है, ये पिता पुत्र का झगड़ा है। जो मेरे बड़े पिताश्री थे, उन्होंने अपने पिता पर जो है वो दावा किया था। तो ये पूरा सिलसिला 1983 से जो है वो वहाँ से जो है वो शुरू हुआ। और फिर जो दायित्व लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी मेरे पिता पर सौंप कर गए, वो फिर पिछले 40 वर्षों से उसका निर्वाह करने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और वो संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो वो अदालत में है, उसकी लड़ाई अदालत में जो है वो लड़ी जाएगी। और वो कुछ हिस्सों को लेकर है, ऐसा नहीं है कि वो जो हमको दिखता है, सब कुछ जो दिखता है सारा कुछ ही ऐसा विवादित है। तो ये बात कहना जो है वो कानूनी रूप से ठीक नहीं है। कुछ हिस्सों के अंदर विवाद जरूर है और उसको अदालत में जो है वो लड़ा जा रहा है। आप बार बार 1984 की बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि 1984 में भी इस तरीके के हालात बने थे, क्या उस वक्त क्या हुआ था? देखिए साहब, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं इस बात के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग उस दौर को जाने नहीं, पहचाने नहीं, उन लोगों ने मजाक समझे कि देखो ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी बात को कर रहे हैं, क्यों माहौल बना रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है।
1984 के अंदर जो हमला जिस हिसाब से करा गया था यहाँ पर और लोगों को काटने और मारने का काम किया था, जिसके अंदर और कोई नहीं, मेरे पिताश्री और मेरी दोनों बहनें शामिल थी जिनकी मौत हो जाती उस रात। तो ये दौर हम लोगों ने देखा हुआ है, मेरे पिताश्री ने जिया हुआ है, मेरे दोनों बहनों ने जिया हुआ है। जब मेरी छोटी बहन से लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो फोन पे वार्ता जो चल रही थी, उसके दिल दिमाग में, आत्मा में, मन में, आंखों के सामने केवल वही दृश्य आ रहे थे जहाँ लोग तलवारें लेके दौड़ रहे थे, जहाँ लोग बंदूक लेकर चलाने की तैयारी में बैठे हुए थे, और ये लोग बाल बाल बचे। और आज फिर उसी चीज को दोहराने का जो है वो प्रयास किया गया, जो कितनी निंदनीय मतलब हरकत है। और जब हमने इसकी सूची और जानकारी और लेटर और नोटिसेस सब जगह के ऊपर दिए, तो शायद उस चीज को इतनी गंभीरता से तब नहीं लिया गया, पर उस मामले को तुरंत ही वापस सुधारने का प्रयास किया गया। तो वो अगले 2-3 दिन के अंदर उस चीज के ऊपर वापस चीज को पकड़ करी उस बात को लेकर। पर ये जो मसला था, ये पूरा के पूरे एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत भावनाओं के साथ में खेलते हुए, लोगों के जज्बातों के साथ में खेलते हुए, अपनी निजी लालच को पूरा करने के अलावा और कोई दूसरा मकसद या मंसूबा जो है वो नहीं था। कभी कोई व्यक्ति विशेष अगर कहीं दर्शन करने के लिए जाता है तो ऐसे मंसूबों के साथ में, हथियारों और तलवारों के साथ में, किसी के सामने दरवाजे के ऊपर हजारों लोगों की भीड़ लेकर नहीं जाता है। इससे हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो अब मेरे को इस बात की खुशी है कि कम से कम सच इस महीने से तो सामने तो आ रहा है कि लोगों के मंसूबे क्या थे, लोगों के दिल दिमाग में सोच क्या चल रही थी। तो वो कम से कम चीज सामने आई, पर जिस तरीके से सामने आई वो बहुत गलत है, वो बहुत दुखद है कि इस तरीके से आई। पर कम से कम अब लोगों को सच्चाई धीरे धीरे जो है वो समझ में आने लगी है। इसी वजह से हम लोगों ने जो है वो नोटिसेस जो है वो सही समय पे इशू करे थे। इसी वजह से हमने अखबार में भी उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर इसकी सूची जो है वो और जानकारी जो है वो हम लोगों ने जारी करी थी, जिससे कि लोग पहले से ही अवगत रहे कि हमारी नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। कोई कार्य को करना है तो तरीके से करना है, गुंडागर्दी से और झगड़े से, हड़पने से, इस तरीके से काम जो है वो नहीं हो पाएगा। ना 40 साल पहले हुआ, तब भी ये परिवार अपने जान के ऊपर खेलकर जो दिए गए वचन को जो है वो निभाया, और आज भी उसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से हम लोग जो है वो करना चाहते थे। और ये चीजें जो है वो धीरे धीरे लोगों के सामने आएगी, वक्त लगेगा, कोई बात नहीं। किसी की आलोचना करना आसान है, पर आलोचना करने वालों के कभी भी जो है वो स्मारक नहीं बनेंगे। नहीं, जब आप बार बार साजिश की बात करते हैं ना, तब लोग ये जानना चाहते हैं कि लक्षराज जी कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही, तो साजिश करता कौन है, पीछे कौन है? ये तो आपने खुद ने नारे सुने, ऐसा तो है नहीं। जो नारे भी हम लोगों ने भी सुने वो आप ही के माध्यम से हम लोगों के सामने आए। कोई हमारे को तो उसकी अलग से तो कोई जानकारी मिली नहीं, कोई बंद कमरों में जो जानकारी मिली वो आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी मिली। तो आप एक तरफ पे तो कहना चाहते हो कि हम दर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप 38-38 साल तक एकलिंगनाथ के मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं जाते हो। तो जब आप 38 साल से आपको परमेश्वर जी महाराज जो इस मेवाड़ के सर्वोच्च राजा, जिसको हम लोग हमारे सब कुछ मानते हैं, वहाँ आप 38 साल तक नहीं गए, और अचानक आप ये सारी भावनाओं का खेल हम करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ बात जमती हुई या बैठती हुई या नहीं समझ में नहीं आती। ये सवाल मैंने पूछा था विश्वराज जी से, मैंने कहा आखिरी बार आप कब गए थे? मैंने 1984 में। तो क्या हुआ उसके बाद में? भगवान एकलिंगनाथ की याद अब आई हमारे को। तो ये कोई चीज जो है ना, तो हम लोग देखिए ये बातें कर कर, और ये ना हमारे संस्कार है, पर जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है, ऐसे हालात हो जाते हैं, तो फिर आदमी मजबूर होता है। क्योंकि कब तक आदमी गाली सुनेगा, कब तक आदमी जो है अपने ऊपर उठाए हुए लांछन, जिसके अंदर हम लोगों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसके ऊपर हम लोगों को टारगेट जो है वो किया जाएगा, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, आपने इस आइडेंटिफाइड किए कौन पथराव कर रहा था बाहर से, वो कौन लोग थे, किसकी शय पे वो लोग आए? वो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है वो उसकी तहकीकात करेगी। जांच सही तरीके से, निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए, और जिन लोगों ने इस चीज कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया उनको उपयुक्त दंड मिले। अब तो सिटी पैलेस खुल रहा है लोगों के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग हताश होकर जा रहे थे कि भाई सिटी पैलेस ही नहीं देख पा रहे। जी तो उम्मीद यही है, जैसे ही प्रशासन से हमको हरी झंडी मिलती है, हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं दरवाजे खोलने के लिए। वही चहल पहल जिसके लिए उदयपुर जाना जाता है, वही खुशी, वही जोश, वही उत्साह, वही जुझारूपन, वही कर्मठता जो है वो वापस इन गलियों के अंदर, इन जगहों के अंदर जो है वो वापस आए, और हम लोग जो हैं उसी एक
जो रोज़मर्रे का जो जीवन है उसके प्रति हम लोग सब उत्साह से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे बढ़ें और उस जीवन को जिएं और वो कार्य करें जिसके लिए हम हकीकत में इस पृथ्वी पर आए। ढूंढी वाली जगह सर कौन सी है यहाँ से, क्या आप हमें दिखा सकते हैं, यहीं से बता सकते हैं? ये इन दरवाजों के पीछे जो एक महल है, हाँ। उनके अंदर जो है धूनी की परंपरा का, देखिए धूनी की जो अहमियत है उसकी अहमियत हमको समझने की आवश्यकता है। उसकी अहमियत ये है कि वो जगह थी जहाँ पर इस राजमहल की नींव रखी गई थी महाराणा उदय सिंह जी द्वारा। तो उसकी शुरुआत की जो जगह है, जो स्थान है, उसकी हमारे को ऐतिहासिक उसकी एक हमारी महत्वता है और ऐतिहासिक महत्वता ये है कि वहां से इस उदयपुर राजमहल की नींव रखी गई और उसके ऊपर एक अलग रंग जो है वो अब देकर और उसके ऊपर कार्य और भावनाओं से खेलकर उसके ऊपर आज की तारीख में एक काम करवाने की साजिश जो है वो की जा रही है। सीधे शब्दों में कहें कि राज तिलक तब तक के कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक कि धूनी के दर्शन नहीं हो जाएंगे। ऐसा? पर आज आप ये बताइए कि 500 साल पहले जब उदयपुर नहीं था तो तब क्या होता था, और जब जंगें लड़ी जाती थी और लड़ाई में लोग रहते थे और तब अगर ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाती थी तो तब क्या होता था। तो जो चीज़ हमारे को जब जैसी जो सूट करती हो, जो हमारे लिए सही हो, उसको तो हम उठाकर और उसकी भावनाओं के ऊपर हम शहर के अंदर और लोगों के बीच में उसको जगा कर और उसको आगे ले जाना चाहें तो ये किस हद तक जो है वो ठीक है। आप इस राज तिलक को क्या मानते हैं, मतलब कि ये एक केवल गिमिक है, एक प्रोपेगेंडा के तौर पर है, पीआरशिप है, या वाकई में एक राजघराने की रीति रिवाज है कुछ? नहीं, मैं लोगों के ऊपर सोचता हूँ क्योंकि लोगों का विवेक, लोगों की स्मृति, लोगों की जानकारी जो है मेरे से इस चीज़ों को लेकर कहीं गुना बेहतर है और अब सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के माध्यम से जो आ रही है सामने, उससे लोग स्वयं अपना खुद का एक निजी निर्णय लें, विवेक से सच्चाई को जो है वो जानें और केवल एक तरफा बात के ऊपर ना जाएं। बस मेरा एक यही गुजारिश है। गलतियां हुई हैं, सबकी हुई हैं। बिल्कुल। आपने क्या बड़ा दिल दिखाया है, माफ़ किया है उन लोगों को, या आगे आप कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो? खुशी की बात यह है कि प्रशासन स्वयं ने जो है उस शब्दों का चयन करते हुए और कहते हुए ये बात कही कि उदयपुर राजमहल से जो है वो बड़ा दिल दिखाया गया। तो ये हम लोग हमेशा से ही इस सोच के साथ में बैठे थे, पर कोई आकर ये सोचे कि वो गला पकड़ ले और गुंडागर्दी कर ले और फिर हमारे अंदर घुस जाए तो वो सब होने वाला जो है वो है नहीं। सलीके से, तरीके से, अच्छे से जो है अगर बात हो और इज्जत से, ये गुंडागर्दी से आकर कह ले कि हमने तो सारी चीज़ों को पहले ही बता दिया और कह दिया और ये कर दिया, अपनी मनगढ़ंत चीज़ों को, कहानियों को किसी को झूठा कहना तो सबसे आसान है, पर वो अपनी अंदर आत्मा के अंदर झाँक कर तो पूछे कि कौन सच है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो भी वो जानते हैं। एक सवाल आपसे किसी ने शायद नहीं पूछा है, मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये घटना घटी आपके घर में लोग आहत हुए होंगे? बिल्कुल हुए। मतलब चोट लगी दिल पे? बिल्कुल लगी, बिल्कुल लगी। फील किया आपने कि लोगों ने, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, पर तभी हम और इत्तेफाक से जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बहनों ने और मेरे पिता ने ये सोच रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस वही चीज करना चाहते हैं जो पहले हुई। तभी तो हम लोगों ने इस चीज की तैयारी करी, नहीं तो हम क्यों करते? हम पहले ये नोटिसेज और ये चिट्ठियां प्रशासन और सरकार को क्यों बेचते? अगर हम लोगों को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी या हमको ये लगता कि ऐसा जो है वो होने वाला है, तभी तो हम लोगों ने इस चीज़ को जो है वो पहले सही जगहों के ऊपर इस चीज़ की जो है वो इतला करी, नहीं तो क्यों करते? और फिर लोगों ने देख लिया कि जिस चीज़ का हमारे को भय था, जिस चीज़ का हमारे को डर था, वही हुआ। जनता आपके साथ है। अब कई बार जो है वो ताकत अकेले खड़े रहने में भी होती है। लेकिन तो यहाँ पे तो एक मैसेज गया है कि टकराव ये राजा बनाम प्रशासन हो गया। अब क्या कहूँ मैं इस पे? आप क्या मानते हैं कि मतलब भाई पूरी पॉलिटिकल विंग आपके क्या अगेंस्ट हो गई, सब खड़ी हो गई कि भाई? नहीं, मैं ऐसा मैं अब नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन ने और सरकार ने बड़े जिम्मेदारी से बाद के समय के अंदर जब कड़े शब्दों में मैंने उन चीज़ों की निंदा करी, उसके बाद में उन्होंने सारी चीज़ों को जो है वो दुरुस्त किया और सरकार का निष्पक्ष तरीके से बाद में काम किया। जब नहीं किया तब मैंने आवाज़ उठाई थी और मैंने धाराओं के लिए भी पूछा कि अभी ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है, धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई? तो वो धारा 144 लगी। सरकार ने पूरी तरीके से फिर पुख्ता जो है वो इंतजाम करे कि लोग गुंडागर्दी नहीं करें, लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले। हम शुरू से यही चाहते थे, हम वार्ता ही चाहते थे और तो कुछ चाहते नहीं थे, पर गुंडागर्दी के दम पर आप हमारे ऊपर दबाव बनाएं ये भी हमारे को मंजूर नहीं था। ना तब था, ना आज है, ना कल होगा। तो जब इस तैयारी से और इस सारी चीज के बाद में इन चीजों को करा गया तो कोई आपत्ति थी नहीं ना साहब।
तो और जब सरकार ने अच्छा काम किया पूरा जिम्मेदारी से जो है, और इसके अंदर खास तौर के ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी के लिए भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी एक भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभाई, आपके माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम किसी तरीके से यहाँ के शहर के वासियों का, लोगों का, आने वाले लोगों का, लाखों लोगों का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं चाहते। और देखिए मतलब जो है वो कभी भी किसी भी इंसान को कोई भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, और अगर आप छोटा समझ रहे हैं तो उसके दो ही कारण हैं, या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या आप उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे थे उन लोगों को ये समझना चाहिए था कि एक आदमी के गुरूर की वजह से कितने लाखों लोग जो हैं वो परेशान हो रहे थे, और हम लोगों को अगर कोई तकलीफ हो रही थी तो अक्सर ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को लेकर हो रही थी कि कितने लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। हम भी हो रहे हैं, अन्य लोग भी हो रहे हैं, हमारा दर्द तो हम समझ ही रहे हैं, पर समझने वाली बात ये थी कि दूसरे लोगों का दर्द हम लोगों को समझने की आवश्यकता थी। और मैं पुनः मतलब सरकार, प्रशासन और मुख्यमंत्री जी का खास तौर के ऊपर धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा समन्वय बैठा के एक मतलब जैसे परिवार के मुखिया, प्रदेश के मुखिया के तौर के ऊपर उन्होंने एक अपनी भूमिका निभाई, और प्रशासन ने उन आदेशों को जो है जमीन के ऊपर लागू करवाया, और चैन और अमन और शांति का माहौल पुनः कायम। यानी गुरूर आपने तोड़ दिया और स्वाभिमान की लड़ाई में जीत आपकी हुई। ये आप कह रहे हैं। चलिए बस अब बहुत जल्दी मैं ये खत्म करना चाहता हूँ। फिर ये इस महल के बारे में बताइए, कितने पोल्स हैं, और ये मतलब मैं देख रहा हूँ कि अभी वहाँ देखा एक अलग पांडु पोल या कोठारी पोल इस टाइप के, कितने नाम हैं? काफी सारे। अब आपको खुद को भी जो है वो गिनती करनी पड़ेगी, एक दिन जो है बैठकर करेंगे, पर अन्य काफी हैं, 30-35 से ज्यादा जो है वो पोल जो है वो इस और ये फ्रंट का इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो गेट है, इसमें ये म्यूजियम है? ये म्यूजियम का पार्ट है, तो यहाँ से म्यूजियम की जो है वो एंट्रेंस होती है, और ये पूरे इलाके को माणक चौक के नाम से जो है वो जाना जाता है। सर, इस विवाद में जब चर्चा हो रही है ना, तो तमाम सवाल लोगों ने भी पूछा कि गुरूर घमंड की बातें भी हो रही हैं। लक्षराज जी अच्छा होता कि उनके जिनका निधन हुआ महेंद्र सिंह जी का, वहाँ पर पहुँचते तो बहुत अच्छा जाता, इसमें आप क्यों नहीं गए? देखिए, अब शायद इस परिप्रेक्ष्य में आप इस सोच को थोड़ा सा बेहतर समझ पाएंगे, और मैं 15-18 दिन से इस बात को लेकर चुप रहा और नहीं कहा, और मेरे को भी दुख था, पर मैं अब शायद वो वक्त है जहाँ इस बात को कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे भी दुख है कि मैं नहीं वहाँ पर मौजूद था, और लोगों ने एक पक्ष की बात सुनी और एक बात देखी, या जो उनको लगा कि जो सत्य है, और मेरे को गालियाँ देना शुरू कर दिया, आलोचनाएं करना शुरू कर दिया। वो ठीक है, उनकी जगह के ऊपर हैं वो, पर इसके पीछे का कारण कभी किसी ने ना जाने, और मैंने भी सोचा कि इस कारण को मैं अपने साथ ही दफन कर दूंगा और रहने दूंगा। पर अब जिस हिसाब से माहौल बना है, शायद इस परिप्रेक्ष्य में लोग इस बात को बेहतर समझेंगे। मेरे पास में इत्तला ये आती है, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोगों ने गलत भ्रांतियां फैलाई कि हम कोई न्योते का इंतजार कर रहे थे, तो ये ऐसा कोई वक्त नहीं होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो न्योते का इंतजार करे कि हमारे को जो है वो इत्तला मिले। हमको सबको पता था, पर जो इत्तला हम लोगों को मिली वो ये मिली कि मुझे वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं वहाँ पर आता हूँ तो मुझे अपनी स्वयं की सुरक्षा से वहाँ पर आना चाहिए, और मैं जो है इस बात के ऊपर निर्णय ले लूँ। तो जब ये मेरे सबसे करीबी विश्वसनीय व्यक्तियों को ये जानकारी उधर से जब मिलती है, तो फिर आप स्वयं मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी लाइफ थ्रेट था आपको वहाँ पर? बिल्कुल। और अब आपने खुद ने देख लिया कि उस 25 तारीख की रात को और 26 तारीख की सुबह को क्या घटनाएं जो हैं वो घटी हैं। तो अगर मैं उस दिन वहाँ पर मौजूद होता तो मेरे साथ क्या बीतती, मेरे साथ क्या होता, और अगर कोई अनहोनी घटना होती तो उसका कौन जिम्मेदार होता। ये कहना बहुत आसान है कि मैं वहाँ पहुँचा नहीं, पर किसी को ये पता है कि मेरे पास क्या इत्तला पहुँचाई गई थी, और कितना दुख रहा हमारे को कि हम स्वयं वहाँ पर जो है वो इस वजह से पहुँच नहीं पाए। इस घटनाक्रम का और जो उनका देहावसान हुआ, जी, फ्यूनरल हुआ जी, कितने दिन का फासला था? 10 तारीख को देवसान हुआ, और कल जो है वो 25 तारीख थी, तो 15 दिन का फासला। और 15 दिन में ये घटना हो गई। और 15 दिन में ये घटना ही हो गई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सुनियोजित तरीका था पहले से? बिल्कुल, और ये अब साबित हो रहा है ना। पर मैं तब इस बात को कहता तो शायद कोई मानता नहीं, पर जो सच्चाई रहती वो रहती, वो बदलती नहीं। पर जब पैगाम ये पहुंचाए गए कि आइएगा मत, और आते हैं तो अपनी जान और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अब ऐसे चौराहे पर कौन इस प्रकार की बातें करता है, कौन ऐसे जो है वो पैगाम या संदेश जो है वो पहुंचाता है। और एक मिनट के लिए अगर मैं उस बात को गंभीरता से नहीं भी लेता,
और कहता कि नहीं चलो ठीक है, इसमें कुछ साजिश भी हो सकती है, पर कल का घटनाक्रम देखने के बाद में तो स्पष्ट हो जाता है कि मंसूबा क्या था, सोच क्या थी और लोग क्या चाहते थे। ये घटना राजनीति से उनके जुड़ने के बाद क्यों शुरू हुई? अब ये तो वो जो सवालों के जवाब वही दे सकते हैं उनका सवाल। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इतने साल का दौर चला गया, हम भी पूछ रहे हैं, बनी उनकी पत्नी सांसद बनी जी, तो उसके बाद ये इतनी बड़ी डिजायर क्यों डेवलप हुई जबकि सब कुछ कोर्ट में चल रहा है? तो यही समझने वाली बात है कि हमारे पदों का और हमारे अधिकारों का जो है हम लोगों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमारे को जिम्मेदारी से उसका उपयोग करना चाहिए। और आज हम एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो हम लोगों को उस चीज़ की गरिमा रखते हुए जन सेवा करनी है, ना कि स्वयं सेवा। ठीक है, एक आखिरी सवाल और, क्या पत्थरबाजी सिटी पैलेस से भी हुई थी जैसा कि आरोप मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पूरी तरीके से एक जांच का विषय है। पहले हमला किसने किया, कौन दरवाजों पर चढ़ा, कौन दीवारों से अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था और कैसे क्या हुआ, ये एक जांच का विषय है जो मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों के सामने और स्पष्ट तरीके से जो है वो आए। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैंने कहा हम भी हिंसा नहीं चाहते, पर अगर कल को कोई मेरे अगर ऊपर चढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, तो वो हम चाहते हैं कि जांच के माध्यम से सब लोगों के सामने आए। ठीक है।